विद्या प्लस के इस प्लेटफॉर्म से हिंदी के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आप सुधी श्रोता हैं। सुधी का मतलब होता है सु यानी अच्छी, धी यानी बुद्धि। जिसकी बुद्धि अच्छी हो, जिसकी समझ अच्छी हो, उसे सुधी कहते हैं। तो आप सभी सुधी श्रोता हैं, हिंदी जानना चाहते हैं और हिंदी में पूर्णांक लाना चाहते हैं। ये बहुत विशेष बात है। यदि आप पूर्णांक लाना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर आपको हमसे अवश्य जुड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में परीक्षकों की बाध्यता होती है कि वे एक स्तरीय प्रश्न पूछें। यदि वो स्तरीय प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर बाकी जो सारे बच्चे हैं उनमें विभेदन कैसे होगा, उनमें पृथक्करण कैसे होगा, उनको हम अलग अलग कैसे देख पाएंगे कि यह सुयोग्य है, यह कम योग्य है। और हमारे प्रशासन को सुयोग्य अध्यापक चाहिए। तो आप सुयोग्य बनना हो तो ही विद्या प्लस देखिए, अन्यथा भीड़ बढ़ानी हो तो अलग बात है। तो हमने संधि के बारे में से ठीक पूर्ववर्ती वीडियो में संधि के बारे में जानकारी दी थी। तो संधि में हमने बताया था कि उसकी परिभाषा क्या है। हमने ये बताया था कि परिभाषा में आया हुआ तत्सम शब्द, परिभाषा में आया हुआ वर्णों का मिलन और ध्वनि परिवर्तन वाले शब्द, कैसे उर्दू के शब्दों में हिंदी की संधि काम नहीं आती है, कैसे अंग्रेजी शब्दों में हिंदी की संधि काम नहीं आती है, और कैसे तद्भव शब्दों में भी तत्सम संधि का काम नहीं चलता है। हमें सावधान रहना है। आप देखिए, संधि में दो तीन जगहों पे भ्रांत होंगे। संधि में जो भ्रांति होती है वो दो तीन जगहों पे होती है। हम तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर नहीं जानते। एक दो, आप कौन से शब्द किस संवर्ग के हैं। जैसे एक शब्द उर्दू का है, एक शब्द तद्भव है, एक शब्द देशी है। इन शब्दों में विभेद करना आना चाहिए, क्योंकि हिंदी की अधिकतर संधियां तत्सम शब्दों से ही संबद्ध हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें अच्छी तरह से तत्सम तद्भव का विभेद और उर्दू शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि पता चला आपने संधि नियम सीखा और जाके संधि नियम घुसेड़ दिया आपने तद्भव शब्दों में, हो गया बट्टाधार। क्योंकि तद्भव में हिंदी संधि नियम नहीं लगते। आपने हिंदी के नियम सीखे, हिंदी भाषा देख रहे हो, समझ रहे हो, आपने उठा करके डाल दिया उर्दू शब्दों में हिंदी के नियमों का, तो बस सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हिंदी बनी है 6 प्रकार के शब्दों से, तत्सम से, तद्भव से, देशी से, अंग्रेजी से, अरबी से, फारसी से। तो सब जगह हिंदी के संधि नियम लागू नहीं होते हैं। तो आइए आज हम आपको परिभाषा के बाद की स्थिति पे ले चलते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि का एक और नाम है अच संधि। इसे देखिए, हम लेने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर स्वर संधि, इसी को हम कहेंगे अच संधि। अच संधि। जैसे कि आपको पता है, स्वर का मतलब होता है अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। देखिए, इन दोनों में जो संधि होगी कैसे भी, यानी अ धन अ हो जाए तब भी
अ धन अ हो तब भी, या फिर आ धन आ हो तब भी, या फिर आ धन अ हो तब भी, या अ धन आ हो तब भी। यानी देखिए, ये सैद्धांतिक प्रश्नों को कर लेने के बाद यदि आगे बढ़ते हैं तो कोई कोई विसंगति या कोई मत विभिन्नता या कोई शंका की स्थिति नहीं रहेगी। ये कैसे भी आ मिलेंगे, आपस में मिलके दीर्घ संधि करेंगे, ये इसकी विशेषता है। तो आ के बीच में एक संधि होती है, उस संधि का नाम है दीर्घ संधि। ऐसे आप ई को देखेंगे, ई के बारे में भी वही बात है। आप यदि ई ऐसा लेते हैं फिर ई ऐसा लेते हैं, दोनों मिलके दीर्घ संधि करेंगे। इसी तरह से देखिए, हमने लिया ई धन ई, या फिर आप ले रहे हैं बड़ी ई और इधर ले रहे हैं छोटी ई, यहाँ ले रहे हैं छोटी ई फिर ले रहे हैं बड़ी ई। इन दोनों स्थितियों में, हर स्थिति में ये दोनों मिलके बनाएंगे आ, और ये दोनों मिलके बनाएंगे ई। जब भी ये मिलेंगे आपस में ई बनाएंगे। इसी तरह से ऊ के बारे में है, इसी तरह से री के भी बारे में है। हालांकि ये री जो है दीर्घ संधि में, इसमें दीर्घ संधि हिंदी में नहीं होती है, दीर्घ संधि नहीं होती है इसमें, लेकिन इनकी सबकी दीर्घ संधि होती है। यहाँ भी आप देखेंगे ऊ धन ऊ धन ऊ धन ऊ धन ऊ, इन दोनों को मिला के आप करते हैं बड़ा ऊ। ठीक है, तो इस तरह से इनके आपस में जो संधि है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जब आप अ का ई से जोड़ करते हैं, आप देखें इसे, जब हम अ को ई से मिलाते हैं या आ को ई से मिलाते हैं तो ये दोनों मिलके बनाते हैं ए। ये जो संधि आपने देखी अभी, ये सारी संधियां किसकी है? इसको कहते हैं दीर्घ संधि। ये हो जाता है अ या आ का ई से मिला तो गुण संधि हो जाती है, या फिर अ ई से मिले या फिर आ ई से मिले तब भी ए ही होगा। तो ये जो है क्या हो गया? ये है गुण संधि। इसी तरह से जो आ ई है वो यदि ऊ से मिलता है, इन दोनों में से कोई भी ऊ से मिलता है या ऊ से मिलता है तो ये दोनों मिलके बनाते हैं, इन दोनों के मेल से जो बनता है वो होता है गुण संधि। वापस ओ बनेगा या ओ बनेगा, इस तरह से ये आपस में दीर्घ संधि और गुण संधि हुआ करते हैं। तो आपने देखा अ आ के साथ आपस में तो दीर्घ संधि होती है, ई के साथ आपस में दीर्घ संधि होती है, ऊ के साथ आपस में दीर्घ संधि होती है, लेकिन ये ई अ के साथ और ये अ ऊ के साथ या आ ऊ के साथ या आ छोटा ऊ के साथ या आ बड़ा ऊ के साथ जब मिलते हैं तो ये गुण संधि बनाते हैं। ये दोनों गुण संधि की बात हो गई, और ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? ओ बनता है, जैसा मैंने अभी आपके सामने लिखा। फिर इसके बाद आप पाएंगे कि ये अ इस ए से जब मिलता है तो आई बनाता है। इस तरह से इसको मैं अलग अलग सबको परिभाषित करूंगा। आपस में इन संधियों के मिलन को ही हम स्वर संधि कहते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं। अभी हमने केवल बताया था कि कैसे ये अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ आपस में मिलते हैं और इसी से
संधियां स्वर संधि बनती हैं, क्योंकि स्वर से ही संबद्ध हैं। यहाँ देखा आपने, एक भी वर्ण व्यंजन का नहीं आ रहा है, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वर के वर्ण आपस में भागीदारी निभाते हैं, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। आप स्वर संधि के क्रम में ये भी देखेंगे, एक के स्थान पर अय आदेश होता है अयादि संधि में, आई के स्थान पर आय आदेश होता है ना, ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, ये अयादि संधि होती है, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है, ये अयादि संधि हो गई। ठीक है, और आगे चल के हम ये देखेंगे, ई के स्थान पे य भी होता है, ई के स्थान पे य, ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व। जब आप ऐसा करते हैं तब वो यण संधि होती है। तो देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, अ का आपस में कैसे भी मिलना दीर्घ संधि, ई का कैसे भी मिलना दीर्घ संधि, ऊ का कैसे भी आपस में मिलना दीर्घ संधि होती है। अ का ई से मिलना गुण संधि, आ का ऊ से मिलना गुण संधि, आ का री से भी मिलना, आ जो है ना ये री से भी मिलता है तब भी गुण संधि करता है। और जब आ ए से मिलता है, आप देखिए जब आ जो है ना ये आ इन चारों से मिलते हैं, ये अ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ण है और सबके साथ मेल करता है, अ का मिलन सबके साथ होता है। तो आ जो है जब ए आई ओ औ से मिलता है तो वो वृद्धि संधि के कारण बनते हैं, दोनों मिलकर वृद्धि संधि करते हैं। वृद्धि का मतलब बड़ी मात्रा। इस तरह से आप पाएंगे स्वर संधि में, स्वर संधि है आपका, उसके 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आपको कोई चिंता नहीं रखनी है, हमने केवल ये कंफ्यूज करने वाली बात एक बार लग सकती है, पर इन सबको देखिए एक साथ 3-4 मालपुए जो है ना, लग सकता अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर आप धीरे धीरे खाते हैं, उसको संभालते हैं तो आनंद भी आता है और उदर की पूर्ति भी होती है, मन भी भरता है। तो ये जो संधि के जो मालपुए हैं ना, इनको एक एक करके परोसेंगे, एक एक आधा आधा करके एक कौर ले लेके खाते चलेंगे, क्या बढ़िया शानदार सुपाच्य भी होगा और आनंद भी आएगा खाने में, और हमेशा जिंदगी भर के लिए आपकी हिंदी की संधि आपके रास्ते का पथ प्रदर्शक बन जाएगी, बाधक नहीं, पथ प्रदर्शक। तो आइए लेते हैं हम इसको। सबसे पहले मैं लूंगा स्वर संधि परिभाषा। स्वर संधि, ये विधिवत शुरुआत कर रहा हूं मैं, स्वर संधि की परिभाषा। तो परिभाषा देखिए, सार्थक शब्दों के अंत एवं, मेरी जो परिभाषा है ना बड़ी विलक्षण होती है, क्योंकि परिभाषा में ही सारा रस छिपा होता है, इसलिए परिभाषा पे गौर करो, क्योंकि परिभाषा यदि आ गई तो आप बाजी मार ले जाओगे, समझो। और परिभाषा से प्रश्न आ गए और यदि आपने हमारी परिभाषा का मनन नहीं किया है तो परिभाषा से ही आदमी सब खटाखट सब बाहर हो जाएंगे। परिभाषा को ध्यान से देखो, क्योंकि परिभाषा के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे वो आपकी सहायता करेंगे। तो सार्थक शब्दों के अंत एवं आद्य, परिभाषक सार्थक शब्दों के अंत एवं आद्य, अंत एवं आद्य, अंत एवं आद्य स्वरों के मिलन से
स्वरों के मिलन से यदि निर्दिष्ट ध्वनि परिवर्तन हो तो उसे संधि यानी स्वर संधि कहेंगे। ये परिभाषा है। उदाहरण लेंगे हम, फिर प्रत्युदाहरण लेंगे। प्रत्युदाहरण समझना बहुत जरूरी रहता है। प्रत्युदाहरण, क्योंकि आप लोगों का जो दिमाग है ना, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो। यू आर सो क्रिएटिव एंड सो एनर्जेटिक, यू ऑलवेज गो समवेयर। आप हमेशा इधर उधर ऐसी जगहों पे जाते हैं और चीज़ें उठा के लाते हैं। यदि हमारी परिभाषा ठीक नहीं है तो आप हम पर हावी होते हैं कि सर ऐसा ऐसा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी। वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है कि आप, हमारा काम है कि आपके एनर्जी को चैनलाइज करना। हमारा काम है आपके जो जिज्ञासुपन है, जो आप में जो जिज्ञासा है, उसको सुव्यवस्थित मार्ग बताना। क्योंकि आप क्या है कि ऊर्जा के भंडार हो। बस आपकी गलती नहीं है, मैं मानता हूँ। ये गलती हम लोगों की है, ये गलती हमारे इस राजनीतिक सिस्टम का है, हमारी परिवार की गलती है, हम लोगों की गलती है कि हमने आपको नहीं समझा, हमने आपको ठीक से चीज़ों को नहीं सिखाया, नहीं बताया। बाकी आप परमात्मा के प्रतिनिधि हो, वो किसी भी जात या समाज का बच्चा हो। हर बच्चा इस सृष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको ठीक से संभालना। ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका का हर एक बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ऐसा क्यों है भारत में कि यहाँ का हर एक बच्चा बेचारा होता है? ऐसा क्यों? कुछ लोगों को छोड़ के, 5-1% जो लोग हैं, जो सत्ता संपन्न लोग हैं, उनके बच्चों को छोड़ के गरीबों के बच्चे क्यों सामान्य होते हैं? क्योंकि प्रशासन की गलती है, माँ बाप की गलती है, या समाज की गलती है। माँ बाप की गलती है कि बच्चों की लाइन लगाते रहते हैं, बच्चा पैदा करते जाते हैं। अरे जब आप खिला नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो फिर लाइन क्यों लग रही है? माँ बाप की ये गलती है। समाज वालों को चाहिए कि वैसी ऊट पटांग मान्यताओं का सख्ती से निषिद्ध घोषित कर दे। अब समाज वालों की नींद टूट रही है, जबकि करोड़ों बच्चों के अधिकारों पे चोट पहुंची है। बच्चे पैदा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, समाज वाले ऊटपटांग नियम लगाते रहते हैं, तो बच्चा महत्वहीन होकर के इधर उधर भटकता फिरता है। तो समाज की गलती है, परिवार की गलती है, ये प्रशासन की गलती है, देश की गलती नहीं है, संविधान की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है, टीचर्स की गलती है। टीचर्स खुद ही अंधे हैं। हिंदी के तो विशेष तौर से टीचर खुद ही अंधे हैं। और अंधे न नियमाना यथांधा, एक कहावत है। जैसे अंधे अंधे को ले जा रहा है, छोरे भी अंधे, छोरियां भी अंधी, और टीचर भी अंधा, सबको लेके गड्ढे में डाले जा रहे हैं। हर साल बच्चा फेल हो रहा है, पास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भ्रांति फैली हुई है। मुझे तो हिंदी पढ़े हुए एमए पास बच्चों को हिंदी पढ़ाना ज़्यादा कठिन लगता है, और उन बच्चों को जो बिल्कुल साफ दिमाग का है, जो कुछ नहीं जानता हिंदी में, उनको हिंदी पढ़ाना ज़्यादा सरल लगता है। समस्या ये है कि हिंदी पढ़े हुए लोग ज़्यादा भ्रांत हैं, और जो कुछ नहीं जानते उनको हिंदी पढ़ाना बहुत ही सरल है। इसलिए ये मैं आपका मनोबल पर चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये कहना जरूर चाहूँगा कि आप शिकार हुए हैं उन भ्रांत अध्यापकों के, उन भ्रांत पुस्तकों के, उन भ्रांत माता पिताओं के, उन भ्रांत अध्यापकों के, उन भ्रांत सिस्टम के, जिसकी वजह से आपकी दुर्दशा है। तो आप अपना मूल्यांकन ऐसे करो कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको सही रास्ता बताने वाला कोई हो। हमारी कोशिश है
कि मैं बहुत ही अच्छी हिंदी आपको दूं। सबसे पहले परिभाषा पे आइए। यदि स्वर संधि की परिभाषा लेते हैं, सार्थक शब्दों के अंत एवं आद्य स्वरों के मिलन से यदि निर्दिष्ट ध्वनि परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे। अब आपको लगेगी कि परिभाषा टेढ़ी है। अरे तो भाई, दवा जो होती है ना, ये कोरोना की जो दवा लग रही है ना, उसमें असर होता है, उसमें बुखार आते हैं 2 दिन, तभी तो जान बचती है। तो ये थोड़ा सा कोरोना का टीका टाइप है ये, जिसको पचाना पड़िए नहीं कि 2 वर्णों का मेल से और ये हो जाता है तो वो दीर्घ संधि हो जाती है, न स्वर संधि हो जाती है। तो अंधे न नियमाना यथांधा की तरह मत जाओ आप अंधों के साथ मत चलो, आंख वालों के साथ चलो और सीखो चीज़ों को। ये कोई क्लिष्ट नहीं है, बहुत ही सहज है। बस आप निर्णय ले लो कि हमें समझना है, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, हमारे पास एक शब्द है, बहुत सारे शब्द ले रहा हूं मैं। हिमालय लिया हमने, हिम धन आलय, ये लिया। इसमें क्या कठिनाई है देखना जरा। हमारा इस परिभाषा को लगाओ, सार्थक शब्दों के अंत्य। ये बताओ, सार्थक शब्द हिम है कि नहीं है? हिम का मतलब होता है बर्फ। ये सार्थक शब्द है? ठीक है, पहली बात घट रही है। अंत, इसका अंत्य स्वर कौन सा है? मौ में अ जो है ना, ये अंत्य स्वर है। और फिर कहा जा रहा है एवं आद्य स्वरों के मिलन से। और आद्य स्वर कौन है? आले में जो आ है वो आद्य स्वर है, यानी अ ये रहा और आ ये रहा। इन दोनों के मिलन से पता है क्या होने वाला है? अ और आ के मिलन से आ हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा हिम आ, और चूंकि आ ले चुके हैं हम यहां पे, इसलिए लय बचा। तो परिभाषा देखिए, हमारी परिभाषा कह रही है सार्थक शब्दों के अंत्य हिम सार्थक है, आले सार्थक है। आले माने होता है विश्राम स्थल या निवास, घर। तो हिम भी सार्थक है, आले भी सार्थक है। अच्छा, अंत्य स्वर कौन सा है? हिम के म में अ। आद्य स्वर कौन सा है? आले का आ। दोनों मिल गए और निर्दिष्ट ध्वनि परिवर्तन। और निर्दिष्ट ध्वनि परिवर्तन का मतलब है ऐसा ध्वनि परिवर्तन करना है जो निर्दिष्ट हो, आचार्यों के द्वारा बताई गई परिवर्तन की दिशा हो। ये नहीं कि आप आ मिला के आ कर दिया, आ के बाद 3 लिख दिया, प्लुत बना दिया। आचार्य ने और आ को मिला के आ लंबा प्लुत नहीं लिखा है। ठीक है, इसको कहते हैं निर्दिष्ट ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन निर्देश क्या किया आचार्यों ने? आचार्यों ने, हम घोड़े हैं घोड़े, आचार्यों ने हमारे दृष्टि के दोनों तरफ पट्टी बांध रखी है, बनाने के लिए कहा है कि भाई तुम इधर तो मत भागो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। तो आचार्यों ने ये कहा है कि हमारा निर्देश ये है। तो हमने इस आ का आ नहीं करके आ किया, यही निर्देश है। क्योंकि आ करके आ भी हो सकता है उसको नहीं किया, इसको किया, सबको मिलाए तो बन गया हिमालय। इनको मिला के क्या बनेगा? सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हिमालय। ठीक है, ये हमने परिभाषा को घटित करके बताया आपको। ये स्वर संधि की परिभाषा है। अभी हम दीर्घ संधि, इसको यदि ठीक से समझ गए आप तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा 5 संधियों को करने में। हम लोग यही नहीं समझते हैं, इसलिए आगे चल करके रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, गलत करते रहते हैं। और प्रत्युदाहरण क्या होगा इसका? तो प्रत्युदाहरण देखिए, स्वर संधि का प्रत्युदाहरण लेता हूं मैं। प्रत्युदाहरण, प्रत्युदाहरण का मतलब होता है विरुद्ध उदाहरण, गलत उदाहरण, है ना। जैसे हिमालय को लेते हैं, ये जो ही है ना, यहां पे ही निरर्थक है, सार्थक नहीं है। और माले जो शब्द है ना, मालय, ये भी निरर्थक है। तो ये देखिए निरर्थक शब्द हैं दोनों, इसलिए ही को और माले को आप इससे नहीं तोड़ोगे।
ऐसे तोड़ते हो तो गलत होगा। क्यों? कि दोनों निरर्थक है। हमारी परिभाषा क्या कह रही है? हमारी परिभाषा सार्थक शब्द को कह रही है, और ये निर्दिष्ट भी नहीं है। तो ये सार्थक नहीं होने के कारण हिमालय क्या है? ये प्रत्युदाहरण है, ये गलत उदाहरण है संधि का। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास शब्द ले लेते हैं हम, स्वधन अधीन। ठीक है। अब स्व में तो है अ, और अधीन में क्या है? अधीन में ये अक्षर हैं। कोई कहे कि साहब ऐसा करते हैं, अधीन में इस अ को और ई को, इन दोनों को मिला के ए कर देते हैं, बीच वाले को छोड़ देते हैं आधा को। तो परिभाषा में ऐसा नहीं लिखा गया है। परिभाषा में ये लिखा गया है शब्द का अंतिम होना चाहिए और दूसरे शब्द का आदि होना चाहिए। आपने इस स्व के अंतिम को तो ले लिया, लेकिन अगले वाले का आप बीच वाले को ले रहे हो। आप शुरू वाले को लेना था आपको। परिभाषा क्या करी? शुरू वाले को लो, अगले शब्द का जो आद्यक्षर है उसको लो। तो इस तरह से स्वधन अधीन में जो अ है और ई है, इसको लेके यदि बनाते हैं तो यह शब्द बनेगा स्वे और अ, ये बन गया साहब स्वे अधन। स्वे अधन शब्द बन गया। ऐसा क्यों बना? क्योंकि हमने परिभाषा का उल्लंघन किया। हमारी परिभाषा कह रही है प्यारे शब्द के अंत वाले का और दूसरे वाले शब्द के शुरुआत वाले में मिलन होगा, न कि मर्जित मिलन होगा। निर्दिष्ट मिलन होना चाहिए, जो नियम है उसके अनुसार होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या है? ये प्रत्युदाहरण है। ऐसा नहीं करना है आपको संधि में। हमेशा अंत वाला और शुरू वाला वो वर्ण मिलेंगे जो सार्थक हों, जो सार्थक हों। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है, जैसे हमारे पास शब्द है दूसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं सार्थक का। स्वागत। स्वागत का देखिए स्व धन आगत एक उदाहरण है। ठीक है। और दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं सु धन आगत। ठीक है। तो यण संधि में देखिए इसके भी मिलने से स्वागत बनेगा और इसके भी मिलने से स्वागत बनेगा। ये बहुत सावधान से, ये आया हुआ है एग्जाम में। इसके भी मिलने से स्वागत बन रहा है, इसके भी मिलने से स्वागत बन रहा है। तो किसको लिया जाए? तो अब हमारी परिभाषा काम आएगी। हमारी परिभाषा कह रही है कि भाई शब्दों को सार्थक होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये जो स्वधन आगत है, स्वधन आगत, इसका अर्थ है स्व मतलब अपना, आगत माने आया, अपना आया। अरे भाई अपना आया क्या होता है? अपना आया जो शब्द, जो अर्थ निकाला जा रहा है वो निरर्थक है। तो यहाँ पर ये अर्थ बैठता नहीं है, इसलिए स्वागत का ये वाला विच्छेद गलत है। इसका देख लेते हैं ये अर्थ बैठ रहा है क्या? सु मतलब बढ़िया, शुभ, आगत यानी आया हुआ। तो स्वागत का मतलब है आपका आगमन शुभ है, ये अर्थ है इसका। आपका आगमन शुभ है। हम जब किसी अतिथि को कहते हैं स्वागत है, इसका मतलब होता है कि आपका आगमन शुभ है, हम आपके आने से प्रसन्न हैं, हम आपके आगमन को शुभ मानते हैं। तो ये भाव ज़्यादा सही है, अधिक सही है। यही भाव लिया भी जाता है, इसलिए स्वागत का विच्छेद ये वाला सही होगा। तो ये किसका उदाहरण था? हमारी परिभाषा पे आइए। हमारी परिभाषा कहती है, हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि शब्दों के अंत और आद्य स्वरों के मिलन तो हो ही हो और वो सार्थक हो। देखिए पहला शब्द आ रहा है, सार्थक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शब्द है
स्वागत पहले वाले में स्वागत निरर्थक है, दूसरे वाले में सूधन आगत है वो सार्थक है, इसलिए सार्थकता की वजह से दूसरा वाला जो शब्द है वो सही माना जाएगा, ये जो है सही माना जाएगा। तो ये हमने बात की परिभाषा की, स्वर संधि की परिभाषा। अब हम स्वर संधि के भेद को लेते हैं, फिर आपसे हम अगली चीजों पे चर्चा करेंगे। स्वर संधि भेद। स्वर संधि भेद, एक है दीर्घ, वास्तव में इसका नाम दीर्घ नहीं है, वस्तुतः इसका नाम सवर्ण दीर्घ है। हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाई दीर्घ संधि सही शब्द है या सवर्ण दीर्घ संधि सही शब्द है, तो इसे सवर्ण दीर्घ संधि कहेंगे, इसलिए दीर्घ के पास मैं लिख देता हूं सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ है ना। दूसरा है गुण, इसको हम एकदम टेक्निकल जिसे कहते हैं तकनीकी भाषा में जो सर्वाधिक शुद्ध शब्द है वो है गुण नहीं है, उसका है नाम गुण एकादेश। गुण एकादेश हुआ करता है, गुण एकादेश। तीसरी संधि है हमारी वृद्धि। वृद्धि, इसका भी आदेश है वृद्धि एकादेश। ये क्या होता है, वृद्धि एकादेश हुआ करते हैं, वृद्धि एकादेश। चौथी संधि है दीर्घ संधि स्वर संधि में यण संधि, और पांचवी है अयादि संधि। आपको ध्यान रखना है इन तीनों में जो है ना, इन तीनों में क्या होता है, दो के स्थान पर एक आदेश होता है। दो के स्थान पे एक आदेश होता है, एक और एक, दो, दो के स्थान पे एक आदेश होगा इन तीनों में, लेकिन इसमें जो है एक के स्थान पे एक आदेश होगा। अयादि में भी एक के स्थान पे एक आदेश होगा। ये फर्क है, ये अंतर है दोनों में, क्योंकि बार बार हम बच्चों को देखते हैं वो एक के स्थान पे, दो के स्थान पे एक करने की बजाय एक के स्थान पे एक कर देते हैं, वो गलती। इसलिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप तकनीकी बात को ठीक से समझें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा इसमें एक बात और याद रखनी है कि दीर्घ जो संधि है ना, दीर्घ वस्तुतः आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को कहते हैं। ये जहां भी नजर आ जाए समझ जाना उसमें दीर्घ संधि है। और गुण संधि जो गुण नाम है, गुण नाम है ए का, गुण नाम है ओ का, और गुण नाम है अर का भी। ये कोष्टक में बंद होने का मतलब है कि वो ए ओ से थोड़ा सा अंतर रखता है। और वृद्धि संधि में जो शब्द काम आते हैं वो शब्द हैं, वो अक्षर हैं आई, औ, और जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां पर आर नाम का वृद्धि रूप भी हमें देखने को मिलता है ये। और यण संधि में हम पाएंगे ई, और ई के स्थान पर य का होना, ऊ, और ऊ के स्थान पर ऊ, या ये ऑब्लिक का मतलब है, ध्यान रखना आप, ऑब्लिक का मतलब या तो ऊ के स्थान पे या इसके स्थान पे, या फिर हम इसको और साफ साफ बता दें, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो बड़ा मैथमेटिकल है, पूरा जो है आप चीज़ों को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मैथ की तरह लेते हैं। इसलिए मैं साफ बता दूं कि ये जो ई है उसके स्थान पे य होता है, एक बात, बड़ी ई है उसके स्थान पे भी य होता है, ऊ जो है ना उसके स्थान पे व होता है। यण संधि की बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरह से जो बड़ा ऊ है उसके स्थान पे भी हम व करते हैं। साथ ही साथ जो री है
उसके स्थान पे भी हम र करते हैं। हिंदी में री के स्थान पर ल का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कुछ बच्चे संस्कृत भी पढ़ते हैं तो संस्कृत वाली बात को हिंदी में घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप हिंदी में घुसेड़ोगे आप खुद भ्रांत हो जाओगे, क्योंकि हिंदी में जो संधियां हैं यण वाली य व र, ल को इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि री से री के स्थान पर ल वाली जो बात है वो उसमें तो है, संधि संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है, क्योंकि हिंदी में कोई शब्द नहीं बनता लाकृति जैसा, इसलिए हम उसका प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं। और फिर मान्य जनों ने, गुणी जनों ने, विद्वानों ने ली को हिंदी संधि से बाहर रखा है। तो मोटे तौर पे मैं केवल भेद की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई शुरुआत नहीं की है, भेद आप समझो। इसी तरह से जब अयादि की बात आती है तो अयादि के लिए मैं अगले पेज पे आता हूँ। अयादि में बड़ा स्पष्ट नियम है, और देखो मुझे लगता है यदि आप हमारी शुरुआत वाली जो 2-3 पेज की बात है, 20 मिनट की बात है, उसे यदि समझ लिया तो समझना पूरी हिंदी की संधि आपके हस्तामलकवत हो जाएगी। और यदि आपने परिभाषा वगैरह को ठीक से नहीं समझा है और फिर आप चाहे 10,000 प्रयोग कर लोगे तो सब में आप भ्रांति रहोगे, सब में कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप मेरी शुरुआत की चीज़ों को करें। दिल्ली जाने से पहले बिस्तर उठाया चल दिए दिल्ली तो आप धोखा खाओगे रास्ते में। आप पहले तैयारी कर लो, देख लो कि आपके पास सब तैयारी है क्या, टिकट ले लिए क्या, धक्के खाते फिरोगे ट्रेन में या बस में। टिकट ले लो, रिजर्वेशन करा लो, वहाँ होटल बुक करा लो या परिचित के यहाँ ठहरने की व्यवस्था कर लो, तो ज़्यादा सुखी रहोगे आप। इसमें भी वही हाल है, सबसे पहले तैयारी। तैयारी कौन सी शुरुआत की हमारी कुछ पेजेस की, इसके बाद फिर आगे की बात। तो अब हम लेते हैं अयादि संधि की बात। देखिए आप, अयादि में क्या होता है, अयादि की जो विशेषता है वो इस तरह से है। अयादि में क्या होता है, ए के स्थान पर अय होता है, ओ के स्थान पर अव होता है, ऐ के स्थान पर आय होता है, इसे रट लीजिए। और औ के स्थान पर आव आदेश हुआ करता है। यदि आपको ये मोटी बात याद रह गई तो आप समझो जब जब ये आएंगे, ये हैं इसका मतलब है कि अयादि संधि है, यदि वो है इसका मतलब है कि अयादि संधि हो सकती है। तो ये एक दूसरे के स्थान पे होते हैं, हम इसे अयादि संधि के नाम से जानते हैं। इससे से आपने पाया कि कैसे हम संधियों को पहचानेंगे। तो देखिए, अ के का जो बड़ा ई है, दीर्घ है, ई उ, री तो केवल संस्कृत में आती है, इसलिए इसको भी ले लेते हैं। ये है दीर्घ संधि की पहचान। ठीक, इस तरह से ए, ओ और अर, मैं इसे ले लेता हूं अर, ये है गुण संधि की पहचान। आई, औ और आर, आर को मैं बंद करूंगा क्योंकि आर प्रत्येक प्रकरण में आर आया करता है। ये है वृद्धि संधि की पहचान। ठीक है, इस तरह से आप य, व, र, ल, ई, उ, री, री, ये तो आपके हिंदी में है नहीं, इसको मैंने क्वेश्चन में बंद किया। बाकी ये इसके स्थान पे होता है और ये इसके स्थान पे होता है, ये चलता रहता है लेन देन आपस में। ये ऐसा होता है, इसे ऐसा होता है, ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। यानी य के स्थान पे ई, व के स्थान पे उ, र के स्थान पे री, और ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र होता रहता है। जब आप ऐसा करते हैं, य के स्थान पे जब आप ई करते हैं तो ऐसे कृत्य को हम
संप्रसारण कहते हैं, संप्रसारण, उल्टा। ये क्यों जानना जरूरी है? ये जब प्रत्यय पढ़ोगे आप, प्रत्यय भी आपके सिलेबस में है, प्रत्यय पढ़ोगे तो ये बात आपके वहां पे काम आएगी। संधि में संप्रसारण को याद रखना बहुत आवश्यक है। और फिर जो पांचवा है, ये पहली संधि, दूसरी संधि, तीसरी संधि, चौथी संधि, और ये कौन सी है? ये पांचवी संधि है। तो यदि आप इनको ठीक से बढ़िया से आत्मसात कर लें, इनको जान जाएं, समझ जाएं, तो संधि आपको हवा में उड़ा उड़ा के ले चलेगी। संधि आपको तोकेगी, उठाएगी और हवा में झोंके लगाएगी। इसको ठीक से याद करें, समझें चीज़ों को। और केवल य और ई ही नहीं, बल्कि ऊ के स्थान पर, यानी व के स्थान पर जो ऊ होगा वो भी संप्रसारण होगा। आप यदि र के स्थान पर री करते हैं तो ये क्या है? इनको सबको मैं इससे बांध देता हूं। तो ये क्या है? ये भी संप्रसारण है, संप्रसारण। तो स्पष्ट हो गया, यण का उल्टा संप्रसारण और संप्रसारण का उल्टा यण, ये भाषा में होते रहते हैं। ये परिवर्तन भाषा में होता रहता है और इसी से शब्दों का निर्माण होता है। मैं संधि अभी शुरू नहीं की है, ठीक है ना? अभी हमने दीर्घ संधि का हमारा पाठ अगले सेशन से शुरू होगा। आप यदि इनको समझ जाते तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी। यदि नहीं समझते हो तो आप जो हमारी दीर्घ संधि की परिपाटी शुरू होगी उसको भी समझते हो, तब भी समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको ठीक से और मोटिवेटेड होके, पूरी तरह से तैयार होकर निष्ठा के साथ जुड़ना है, सब आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं आए, सब आ जाएगा। जैसा मैंने पहले ही कहा, आपको अब तक नहीं आने के कारण हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे जो छोटे भैया अध्यापक हैं उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं समझा, उन्होंने खुद को ठीक से तैयार नहीं किया, खुद पढ़ के पढ़ाया नहीं आपको, इसलिए आज तक आपकी दुविधा बनी हुई है। और माँ बाप की भी गलती है कि उन्होंने आपको ठीक से अच्छे गुरु के पास नहीं भेजा। और प्रशासन की गलती है कि ये एक औपचारिकता कर रहे हैं, स्कूलों के नाम पर ये लोग केवल राजनीति करते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ऐसा क्यों है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जीरो होते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे होशियार होते हैं? ऐसा क्यों है? साफ जाहिर है कि बेईमानी की शुरुआत ही स्कूलों से है। सारा ये हमारा कलंक है, कलंक। जो लोग ठीक से नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, वो वास्तव में पूरे देश पे कलंक है। अध्यापकों पे तो कलंक है, अपने परिवार के भी कलंक है। अब वो बहुत जल्दी उनकी आत्मा उनको झकझोर रही होगी, क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया है उनकी खामियाजा बच्चे लगातार भुगतते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप मनोबल से संपन्न होइए, चीज़ों को देखिए, समझिए चीज़ों को। मैं संप्रसारण के कुछ उदाहरण लेकर के संधि की शुरुआत कल से करूंगा, दीर्घ संधि की शुरुआत। संप्रसारण का उदाहरण क्या हो सकता है, देखिए। उदाहरण संप्रसारण। संप्रसारण ऐसे भी लिख सकते हैं, संप्रसारण। जैसे हमारे पास शब्द है एक, वह धातु है संस्कृत में, वह का अर्थ होता है ले जाना, ढोना, है ना? तो वह धातु से जब त प्रत्यय होता है, संस्कृत में तो कत प्रत्यय होता है, लेकिन हिंदी में त प्रत्यय होता है, तो व को ऊ हो जाता है। अब देखिए संप्रसारण हो रहा है, ध्यान देना। ई के स्थान पे य होना यण संधि है, ऊ के स्थान पर व होना यण संधि है, लेकिन हम व के स्थान पर ऊ कर रहे हैं। ये देखिए ऊ कर दिया हमने, और ह के स्थान पे
ढ होता है और त का लोप हो जाता है। जो त है ना, ये त भी ढ बनता है एक बार तो इस तरह से ऊढ़ ढ, और ढोढर लोप से ढ का लोप हो जाता है तो क्या बन गया? ये ऊढ़। ये ऊढ़ शब्द बनता है। ऊढ़ का मतलब है ढोया हुआ। ऊढ़ रथो अनडवान, ऊढ़ रथो नडवान। ऊढ़ माने ढोया हुआ, ढोया हुआ। हमारा जो विवाह होता है हमारे समाज में, तो विवाह में जो है ना, विवाह में क्या होता है? वी धातु, वी उपसर्ग से, वी उपसर्ग है, वह धातु से, वह धातु से विवाह शब्द बनता है। विवाह और अण प्रत्यय किया तो बना विवाह। ठीक है ना? तो ये विवाह से क्या बन गया? विवाह से अण प्रत्यय किया तो आपका जो अण का लोप होने के बाद क्या बना? विवाह बन गया, विवाह। अब इसमें से वी हटा के वह धातु से वह धातु से वही त प्रत्यय किया, यदि ये त प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऊढ़ बनेगा। ऊढ़ बना, जैसे यहां बनाया था हमने। और जिसका ऊढ़ है नहीं, विवाहित, वजन का, वजन ढोना, स्त्री के ऊपर पुरुष का और पुरुष के ऊपर स्त्री का नैतिक भार आ जाता है। अब वो स्वतंत्र नहीं होते, वो एक नैतिक और धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी से युक्त हो जाते हैं। इसलिए हम उसे ऊढ़ कहते हैं। ऊढ़ माने विवाहित। ऊढ़ का मतलब क्या होगा? ढोया हुआ भी है। ऊढ़ यानी ढोया हुआ, ऊढ़ यानी ढोया हुआ एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है ऊढ़ माने जिम्मेदारी से युक्त। तो विवाहित, ये भी अर्थ करेंगे, विवाहित। ठीक है? और यदि इसमें कोई ऐसा हो जो विवाहित नहीं हो तो अन उपसर्ग लगता है। आप जानते हो हिंदी भाषा में अन उपसर्ग लगता है। तो यहां पे अन जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अनूढ़। ये बन गया अनूढ़। अब देखिए, आप यदि ठीक से संप्रसारण जानेंगे तो अनूढ़ का अर्थ पता चलेगा। अच्छा, यदि वो कोई महिला है, कोई लड़की है जो विवाहिता नहीं है, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अनूढ़ को, अनूढ़ा आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अनूढ़ा कन्या। ऐसी कन्या जो विवाहिता न हो। इस तरह से शब्द बन गए। संप्रसारण का उदाहरण इस तरह से आप पाते हैं। तो मैं फिर से एक दूसरे उस पे आता हूं। जैसे इंग, एक यज्ञ शब्द बनता है, तो यज्ञ शब्द में भी ई के स्थान पे य न होके, ई के स्थान पे यण हो करके इंग यजन शब्द बनाया जाता है। यज्ञ यजन जो है ना, यहां भी मैं इसको बाद में लूंगा, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें हम य के स्थान पर ई करते हैं और उ के व के स्थान पर, है ना, व के स्थान पर हम उ करते हैं। इस तरह से हम लोग र के स्थान पर भी जब आप री करते हैं तब ये कहा जाता है, ऐसा होना जो है, ऐसा होना क्या कहलाता है? संप्रसारण कहलाता है। संप्रसारण कहलाता है।
और इसके उलट यदि ई के स्थान पर य हो रहा है या बड़ी ई के स्थान पे भी यही होगा, ऊ के स्थान पे व होगा, बड़ा ऊ के स्थान पर भी व होगा, और री के स्थान पर जब आप र करेंगे तब इसे क्या कहेंगे? तब इसे यण होना कहेंगे, यण होना कहेंगे। तो संप्रसारण हमारा उतना अधिक महत्व का नहीं है। हाँ, प्रत्यय वगैरह में समझने के उद्देश्य से संप्रसारण करना होता है। तो यण जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यण से संबंधित उदाहरणों को भी लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये संधियां आपस में होती हैं। तो शुरू में आपने पहली परिभाषा ली थी, संधि की परिभाषा। आज जो हमने लिया था वो लिया हमने स्वर संधि की परिभाषा और भेद। बस इतनी सी बात ली है मैंने आज के पीरियड में। यदि आप ठीक से चीज़ों को दोनों को कर लेते हैं तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, हमारे यहाँ दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है व्यावहारिक, जिससे 80% प्रश्न आते हैं। हिमधन आलय हिमालय, देवधन आलय देवालय, अभिधन इष्ट अभिष्ट, ऐसे बहुत सारे 80% प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, वो व्यावहारिक भाग से पूछे जाते हैं। लेकिन यदि पलड़ा पलट गया, यदि कल को सैद्धांतिक भाग से प्रश्न आने लग जाएंगे तो सारे बच्चे साफ हो जाएंगे। सब बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। अधिकतर बच्चे जो ठीक से नहीं समझा, नहीं पढ़ा, परिभाषाओं पे ध्यान नहीं दिया, वो सब बच्चे रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे प्रश्न। और जिन बच्चों ने सैद्धांतिक भाग को, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको 2 दिन से, उसको ठीक से रटा हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो उनके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि वो सारे सैद्धांतिक प्रश्नों को कर पाएंगे, और नंबर 2, संधि में उनकी गति एकदम अबाध होगी, एकदम सहज होगी। संधि में कहीं भी नहीं रुक सकते वो। ठीक है, मैं अपने वक्तव्य को, आज के इस पाठ को यहीं विरमित करता हूं और संधि की विस्तृत चर्चा के साथ मुझे लगता है ये कल संधि हो जाएगी। और एक सूचना आपको देनी थी, हम लोग हिंदी के वे प्रश्न जो व्यक्ति को परेशान करते हैं, हिंदी के वे प्रश्न जिसमें आप लगभग गलत करने की स्थिति में होते हैं और जिससे वास्तव में निर्णायक सूची तैयार होती है, जिसमें चयनित होने वाले लोग चयनित होते हैं जिन प्रश्नों के कारण, ऐसे कुछ प्रश्नों की चर्चा मैं कल या परसों, जैसा भी निर्देश होगा आयोजक का, उसके अनुसार हम आपके साथ उस पर विमर्श करेंगे। आपको प्रश्न देंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे होता है, क्या है। तो इस पे ज़्यादा आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते समय कई सारे चरण होते हैं। अभी जो आपने ये पढ़ा है, मुझे लगता है इन चरणों को बार बार याद करने से पहला चरण आपका पूरा होगा। इसके बाद फिर मेरे आप सामान्य प्रश्नों को करेंगे तब आपका दूसरा चरण पूरा होगा। तीसरा चरण जो महत्वपूर्ण होता है, जिसकी चर्चा बीच बीच में करता भी हूँ मैं, क्योंकि हर टॉपिक में पहला चरण, दूसरा चरण होता है, फिर तीसरा चरण भी होता है। तो सबसे पहले बेसिक बातें, एकदम सामान्य आधारभूत बातें, इसके बाद फिर कुछ व्यावहारिक बातें जो हैं, इसके बाद क्लिष्ट बातें होती हैं, चौथी बात होती है अपवादात्मक बातें। तो जब आप प्रथम स्तर की बात, द्वितीय स्तर की बात, प्रथम स्तर की बात में क्या होता है, आधारभूत बातें हम बताते हैं। द्वितीय स्तर की बात में हम खूब सारा आपको अभ्यास कराते हैं, अभ्यास करते हैं आप। और तृतीय स्तर की बात वो होती है जिसमें क्लिष्ट उदाहरणों को लिया जाता है। क्लिष्ट, जहाँ पर कि हमें कुछ भ्रांति होती है और जब हम आपसे चर्चा करते हैं तब भ्रांति दूर होती है, अन्यथा आप उसे कुछ और समझ रहे होते हैं या फिर आप समय लेते हैं, तो वो हो जाता है क्लिष्ट। मैं फिर से इसकी आवृत्ति करूं, आधारभूत बातें, फिर इसके बाद खूब सारा उदाहरण, और तीसरा है क्लिष्ट उदाहरण या क्लिष्ट नियमों से बनने वाले शब्द।
और चौथा होता है अपवाद। जो अपवाद इन तीनों नियमों से हटके होते हैं, क्योंकि अपवाद का मतलब ही होता है ऐसा स्थल जहां होना चाहिए गुण संधि बन रहा होता है वृद्धि संधि, जहां होनी चाहिए वृद्धि संधि वहां हो रहा होता है यण संधि। इस तरह से अपवादों को भी जानना बहुत आवश्यक है। यदि परीक्षक चाहे इन दोनों से प्रश्न कम करके इससे प्रश्न पूछ सकता है, ऊपर के दो से। ऊपर के दो से जैसे प्रश्न पूछेगा आप बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे, या फिर आपको समय लगेगा उनको समापन उनका समाधान करने में। तो हमारे जो 4 स्तर हैं, एक तरह से 3 या 4 स्तर, उन सब को ठीक से समझने का आप रखिए मादा। अब तो ये टेक्नोलॉजी का ऐसा फायदा हुआ है कि घर बैठे बहुत मामूली खर्चे से आप एक स्तरीय अध्यापक को सुन सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आपके पास जो पहले से कचरा है, आपके पास पहले से जो भ्रांति है, उसको कौन हटाएगा? तो उसके लिए आपको ही आगे आना होगा। आप अपनी भ्रांति को दूर करके यदि इसको ले पाए तो समझिए आप विजयी हैं। इस बार आप निश्चित रूप से सारा कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपके पास आने वाला है बारी बारी से। हाँ, एक बात जरूर है कि आप इन सारी चीज़ों को मांग करें, देखें, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि पहले आप सामान्य सामग्री समझते हैं, फिर हमारे अध्ययन सामग्री को पढ़ते हैं, और अध्ययन सामग्री के बाद आप प्रश्नों को करते हैं। जब ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं, हमारे लेक्चर को सुनते हैं, अध्ययन सामग्री पढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर करते हैं, मूल्यांकन आपका होता है, तब जाके आप उस विषय पर थोड़ी सी गति बनती है आपकी। और वो गति यदि जारी है, परीक्षा में भी आप उनको भूलते नहीं हैं, तो आप टॉपर होते हैं, आप विजयी होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को बढ़िया से लेके चलना है। मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ इसे। मैं एक बार फिर से कल से दीर्घ गुण वृद्धि आदि सब की चर्चा करूँगा, फिर सामग्री आपको उपलब्ध कराऊँगा। और हाँ, जैसे कि सूचना दी गई आपको कि हम परीक्षा में जो आने वाले हिंदी के जो एक स्तरीय प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर विशेष चर्चा, विशेष विमर्श हमारा होने वाला है। उसे आप मिस मत करना। और जो भी आपने पढ़ा है उन सब का परीक्षण हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं, प्रश्न कैसे हमें भ्रांत करता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।